देखिए दोस्तों, आपको फिर से एक बार स्वागत है इस नए वीडियो में। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के है ना क्वेश्चन संबंध में यहाँ पे परिचर्चा कर रहे हैं कि खातों को बंद करने और शेष निकालने संबंध में क्या प्रावधान है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो एक निश्चित अवधि में खातों को बंद कर दिया जाता है ना, और उनका शेष निकाला जाता है। कब कब बंद करेंगे भाई, यहाँ पे सीधी सी बात है। यहाँ पे खातों को बंद किया जाता है, यहाँ पे उनका शेष निकाला जाता है और शेष को अगले वर्ष में क्या कर दिया डाल दिया जाता है। सामान्यतः खातों को वित्तीय वर्ष के अंत में बंद किया जाता है ना, और शेष निकालना व बंद करना निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले खातों को शेष निकालना। यहाँ पे खाता बही में जो भी खतौनी करते हैं, मतलब जोड़ घटाव करते हैं, करने के पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खातों को क्या कर दिया जाता है, शेष निकाला जाता है ना। सर्वप्रथम खाते के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष में अलग अलग योग निकाला जाता है ना। क्या डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का अलग क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। जो राशि बड़ी होती है उसे खाते के दोनों ओर लिख दिया जाता है ना। जो राशि बड़ी होती है ना, जो राशि बड़ी होती है उसे खाते के दोनों ओर लिख दिया जाता है, और जिस ओर राशि कम होती है उसमें बड़ी राशि छोटी राशि के अंतर जो रहता है उसको बराबर कर क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है ना। उस अंतर को लिख कर बराबर कर दिया जाता है ना। तो एक तरफ आप डेबिट पक्ष यहाँ पे है ना, एक तरफ डेबिट पक्ष एक तरफ क्रेडिट पक्ष है, तो इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, राशि को लिखेंगे। मान चलो इधर राशि यहाँ बड़ी है, इधर कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी राशि का जो अंतर निकलता है उसको निकाले क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ बराबर बराबर कर देंगे। ये स्टेप से बोल रहा है। खातों का शेष दो प्रकार से होता है यहाँ पे, नाम डेबिट शेष यहाँ पे, और है ना जमा क्रेडिट शेष। नाम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालना, डेबिट मतलब निकालना है ना। यदि नाम डेबिट पक्ष के योग अधिक हो है ना, इसका योग अधिक हो, तो जमा क्रेडिट पक्ष का योग है ना कम हो है ना। यदि इसका योग अधिक हो और जमा क्रेडिट पक्ष का योग कम हो ना, तो अंतर की राशि को नाम डेबिट है ना शेष कहते हैं। यहाँ पे इस अंतर राशि को क्रेडिट पक्ष में है ना लिखकर योग बराबर कर देते हैं। जो भी अंतर राशि निकलती बता हम यहाँ पे इसको क्रेडिट पक्ष में डाल देंगे, अपोजिट साइड वाले में डाल देंगे और योग को बराबर कर देंगे ना, तथा उसके सामने शेष नी ले बाई बैलेंस CD लिख देंगे है ना। वैसे यहाँ जमा क्रेडिट सेट्स क्या होता है, यहाँ पे जमा क्रेडिट सेट्स क्या होता है यहाँ पे यदि जमा क्रेडिट पक्ष में योग अधिक हो ना, क्रेडिट पक्ष में यदि अब उसमें डेबिट में योग अधिक था, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट पक्ष में योग क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, तो नाम डेबिट पक्ष का योग कम होता है ना। नाम डेबिट पक्ष का योग क्या होता है, कम होता है, सीधी बात है। क्रेडिट का योग अधिक है, इसका कम होगा फिर, तो अंतर को जमा या क्रेडिट सेट बोलते हैं यहाँ पे। इसे क्या करेंगे, डेबिट पक्ष में लिख कर है ना, अब जिधर कम है उधर डालना पड़ेगा भाई बराबर करने के लिए, तो डेबिट पक्ष में डालकर यहाँ पे योग को बराबर करते हैं और उसके सामने शेष नी ला लिख देते हैं ना। खातों को बंद करना, खातों को या तो 1 जनवरी से आपका जैसे है ना 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है यहाँ से, वो तो कभी 31 दिसंबर को बंद करते हैं, या फिर क्या करेंगे अपने यहाँ पे वित्तीय वर्ष, जैसे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 31 मार्च को बंद करेंगे ना। तो दो टाइम में इसको क्या करते हैं यहाँ पे बंद करते हैं ना, या तो 31 दिसंबर को बंद करेंगे, या तो कैसे में बंद करेंगे 31 मार्च में बंद करेंगे। तो 31 दिसंबर या फिर क्या करेंगे यहाँ पे 31 मार्च को बंद करेंगे है ना। ये हो गया व्यक्तिगत खातों को बंद करने। यहाँ पे व्यक्तिगत खातों में ऐसे व्यक्तिगत खाते जिनका डेबिट शेष रहता है वो देनदार कहलाते हैं। डेबिट मतलब क्या होने, देने वाले, डेबिट मतलब देने वाले यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे देनदार कहलाते हैं, वे देनदार कहलाते हैं। और जिनके खातों में क्रेडिट शेष रहता है वो लेनदार कहलाते हैं। जैसे ये लेनदार मतलब व्यापारी, और देनदार मतलब क्या जाएगा यहाँ पे श्रमिक है ना। एक याद रखने के लिए बता रहा है, यहाँ पे लेनदार मतलब जनरली व्यापारी रहते हैं यहाँ पे, और देनदार मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे श्रमिक हो जाएंगे ना। तो इस शेष को अगले वर्ष में क्या करते हैं, प्रारंभ में ले जाते हैं ना। पूंजी खाते को बंद कर इसके शेष को आगामी वर्ष में ले जाते हैं ना, और इससे आहरण का लेखा भी किया जाता है ना। इसको भी बंद कर मतलब आगामी वर्ष में इसको भी ले जाते हैं। आहरण खाता क्या होता है, आहरण खाते को बंद कर इसके शेष को आगामी वर्ष में नहीं ले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको क्या करते हैं, पूंजी खाते में ही क्या कर देते हैं, इसको अंतरित कर देते हैं। आहरण खाते को पूंजी खाते में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इसको वर्ष के अंत में नहीं है ना, आगामी वर्ष में नहीं ले जाया जाता है ना। ये हो गया यहाँ पे आहरण खाता। वास्तविक खातों को बंद करना ना, वास्तविक खाता मतलब यहाँ पे वास्तविक खातों को वस्तुगत संपत्तियों खाते हैं, इन्हें निम्न प्रकार से बंद किया जाता है। जैसे माल खाते हो गए ना, माल खाते हो गए, यहाँ पे वर्ष के अंत में माल खाते को बंद कर दिया जाता है तथा उन्हें आगामी वर्ष के लेखे में अंतरित नहीं करते। माल खाते को भी अंतरित नहीं करते है ना। क्रय विक्रय वापसी रहती है खाते को बंद करके इसके शेष को व्यापार खाते में अंतरित कर दिया जाता है ना। किसमें, व्यापार खाते में क्या कर जाता है, इसको अंतरित कर। माल खाते किस में अंतरित करते हैं भाई, यहाँ पे व्यापार खाते में ना। खाते को बंद कर राशि के सामने व्यापार खाते को लिख दिया जाता है। मतलब यहाँ पे राम से है ना, राम से किसको, राम से श्याम को पैसा गया है ना, श्याम को पैसा गया। तो से और को बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे गया और किसको गया है ना। अब उसके संपत्ति खाते देखते हैं यहाँ पे।
तो एक संपत्ति खाते क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोकड़ एवं अन्य संपत्तियों खातों को शेष को अगले वर्ष में ले जाते हैं ना, इसको संपत्ति खाते ले जाते हैं। जैसे फर्नीचर मशीन खाता ना, इसको ले जाएंगे। अब देखिए जिसको यहाँ पे अगले वर्ष में है ना नहीं ले जा रहे हैं, उसे क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी खाते में है ना अंतरित तो करना पड़ेगा। जैसे आहरण खाते को, जैसे आहरण खाते को मैंने क्या बोला था, पूंजीगत खाता में अपन क्या किए, समायोजित किए थे, वैसे माल खाते किसमें है ना, व्यवसाय मतलब व्यापार खाते में समायोजन किए है ना। नाम मात्र खाते को बंद करना है ना, नाम मात्र खाते को बंद करने क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्यापार में नाम मात्र खाते आय व्यय तथा लाभ हानि खाते संबंधित है ना, इसको बंद कर लाभ हानि खाते में क्या कर देते हैं, यहाँ पे समायोजित कर देते हैं ना, अंतरित कर दिया जाता है यहाँ पे। इन्हें आगामी वर्ष के लेखे में नहीं ले जाते यहाँ पे, इस खाते को बंद कर राशि के समक्ष लाभ हानि खाते से लाभ हानि खाते को लिख दिया जाता है ना। ये हो गया यहाँ पे। इखरी लेखा प्रणाली दोहरी लेखा प्रणाली से किस तरह भिन्न है, इसको स्पष्ट करना है ना। तो इखरी लेखा प्रणाली दोहरी लेखा प्रणाली से भिन्न है, सीधी सी बात है ना। दोहरी लेखा प्रणाली की तरह विस्तृत एवं वैज्ञानिक नहीं है यहाँ पे। छोटे व्यापारी और अप्रतिष्ठित व्यापारी इसको क्या करते हैं, इखरी लेखा प्रणाली क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे छोटे व्यापारी द्वारा प्रयोग यहाँ पे इखरी लेखा प्रणाली प्रयोग छोटे व्यापारी द्वारा किया जाता है, क्योंकि आसान है भाई है ना। अत्यधिक बड़े से सौदे छोटे व्यापारी नहीं होते, तो इसके लिए इखरी लेखा प्रणाली बेस्ट है। शिक्षण परिश्रम में आवश्यक नहीं यहाँ पे, मतलब इसको इखरी लेखा प्रणाली समझने के लिए शिक्षण और इसमें नियम कानून बहुत कम होते हैं यहाँ पे, तो समझने के लिए यहाँ पे शिक्षण परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे, इसलिए पढ़े लिखे व्यापारी इसका प्रयोग करते हैं ना, इसलिए पढ़े लिखे व्यापारी इसका प्रयोग करते हैं ना। कम पढ़े लिखे व्यापारी इसका प्रयोग करते हैं। मितव्ययता मतलब क्या, इखरी लेखा प्रणाली को अधिक पंजियाँ और हिसाब किताब बहिया संधारित नहीं करनी पड़ती, तो मितव्ययता है ना मतलब अच्छी है इसकी यहाँ पे, और खर्च क्या होता है अधिक नहीं लगता। समय श्रम की बचत होती है। दोहरी लेखा प्रणाली की तरह क्रमबद्ध और अधिक पंजियाँ संधारित नहीं करनी पड़ती, तो समय और श्रम दोनों की बचत होगी भैया। अतः कहा जा सकता है इखरी लेखा प्रणाली स्तर की अपूर्ण पद्धति है ना, प्रारंभिक स्तर की अपूर्ण पद्धति है यहाँ पे, इसलिए इसे अपूर्ण लेखा भी कहते हैं ना। इसमें दो पक्षों प्रभाव न होने के कारण शुद्धता की जांच करना और त्रुटियों को पता लगाना कठिन होता है, सीधी सी बात है यहाँ पे है ना। कुछ लाभ के साथ है ना, कुछ प्लस साथ कुछ माइनस आते हैं, कुछ लाभ के साथ कुछ घाटे आते हैं, वैसे ही है ना। अगर इसमें कुछ लाभ है तो कुछ इसके घाटे भी हैं, अपूर्ण है ना लेखा प्रणाली बोलते हैं यहाँ पे। और इसमें अशुद्धियों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दोहरी लेखा प्रणाली नहीं है ना। अब यहाँ पे साधारण रोकड़ बही से शेष निकालना और आगे ले जाना, मतलब रोकड़ बही मतलब केसबुक से है ना। अब साल के अंदर में क्या करेंगे, यहाँ पे शेष निकालेंगे, उसको अगले है ना अगले वर्ष में ले जाएंगे है ना। तो रोकड़ बही का शेष रोकड़ खाते के शेष की तरह निकाला जाता है यहाँ पे। रोकड़ बही का शेष कैसे निकाला जाता है यहाँ पे, रोकड़ खाते के शेष की तरह ही निकाला जाता है। यह शेष प्रतिदिन निकाला जाता है तथा तिजोरी के शेष रोकड़ से इसका मिलान किया जाता है ना। प्रतिदिन निकाला जाता है, पर ये प्रतिदिन निकाला जाता है, साल के अंदर नहीं, प्रतिदिन निकाला जाएगा। और तिजोरी से शेष से जो तिजोरी में पैसा से मिलाते हैं ना। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में योग सदैव बड़ा होता है यहाँ पे है ना। रोकड़ बही में डेबिट पक्ष में योग सदैव बड़ा होता है। इस योग से क्रेडिट पक्ष के योग को घटाने पर जो अंतर निकलता है, तो वह रोकड़ बही के डेबिट शेष होता है ना। रोकड़ बही क्या डेबिट शेष कहलाता है। अब ये अंतर जो है, अतः शेष धन को क्रेडिट पक्ष की ओर क्या करेंगे यहाँ पे लिख कर दर्शाया जाता है, और उसको बराबर कर लेते हैं ना। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, नील ए बैलेंस बाई CD लिखेंगे ना। इसके पश्चात दोनों ओर रेखाएं खींचकर सीधे दोनों पक्षों का योग लगा दिया जाता है यहाँ पे, जो बराबर होता है, ठीक है। इसके पश्चात डेबिट पक्ष के अगले माह के प्रथम तिथि में लिखकर शेष नीला टू BD लिख देते हैं यहाँ पे, जो प्रारंभिक शेष होता है ना, जो क्या होता है अगली बात है यहाँ पे, आगामी वर्ष में वो प्रारंभिक शेष कहलाएगा। प्रविष्टि करते समय प्राप्ति पक्ष के विवरण के कॉलम के खाते में डेबिट पक्ष से और भुगतान पाने वाले को लगाकर शब्द लगा, जैसे राम से श्याम को पैसा मिला, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम से श्याम को पैसा मिला है ना। तो यहाँ पे कहाँ निकला, यहाँ पे डेबिट के पश्चात है ना से लगाते हैं यहाँ पे, और भुगतान पक्ष वाले खाते में क्या करेंगे यहाँ पे को लगाते हैं ना, उसको प्राप्त हुआ ना। साख मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्यापारी की प्रतिष्ठा है ना। व्यापारी इसका मूल्यांकन करता है, इसे चिट्ठे में संपत्ति की ओर दर्शाया जाता है, परंतु वास्तव में संपत्ति नहीं है। साख मतलब क्या हो जाएगा, एक ऋण होता है यहाँ पे, तो ये संपत्ति नहीं है, पर इस संपत्ति वाले कॉलम में लिखते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं ना। लेखे के प्रकार यहाँ पे आधुनिक लेखाकरण जो प्रणाली प्रचलित है, मुख्य प्रणाली निम्नानुसार है। तो यहाँ भारतीय बही खाता प्रणाली और अंग्रेजी बही खाता प्रणाली, तो भारतीय वाली तो अच्छी नहीं है, पर अंग्रेजों वाली अच्छी है ना। कैसे देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें दोहरा लेखा प्रणाली यूज करते हैं, रोकड़ प्रणाली यूज करते हैं, और एक प्रविष्टि प्रणाली का यूज करते हैं। तो भारतीय बही खाता प्रणाली यहाँ पे भारतीय व्यावसायिक व्यवहारों में लेखांकन करने के लिए प्राचीन समय से जिस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, उसे भारतीय बही खाता प्रणाली बोलते हैं। बहुत पहले से यूज किया जा रहा है भैया यहाँ पे ना। पर अंग्रेजी बही खाता प्रणाली क्या मिलेगा, इसमें दोहरी लेखा प्रणाली यूज करते हैं ना। दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों व्यवहार का लेखा किया जाता है ना। रोकड़ प्रणाली मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल नगद व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है, इसमें केवल नगद व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है यहाँ पे। अतः नगद व्यवहारों को लिखने के लिए यहाँ पे रोकड़ बही प्रयोग में लाई जाती है ना। एक प्रविष्टि प्रणाली मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदे का लेखा एक पक्ष में किया जाता है ना, इसलिए यह अपूर्ण प्रणाली एक पक्ष में किया जाएगा यहाँ पे है ना। प्रत्येक सौदे का लेखा एक पक्ष में ही किया जाता है, इसलिए इस प्रणाली को अपूर्ण प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली के अनुसार खाता बही में केवल ऋणी और ऋणदाता
के व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं, एक प्रविष्टि प्रणाली है ना, मतलब इसमें ऋणी, क्योंकि पैसा लेना है भी अपने को यहाँ पे, तो ऋणी लोगों को रखेंगे है ना, और ऋणदाता को रखेंगे है ना, जो देनदार है उनको रखेंगे है ना। प्रति प्रविष्टि मतलब यहाँ कॉन्ट्रा एंट्रीज है ना, कुछ प्रविष्टि ऐसी होती है जिन्हें रोकड़ बही के दोनों पक्षों में लिखा जाता है ना, रोकड़ बही जो रहता है उसके दोनों पक्षों में लिखते हैं। जैसे अतः ऐसी प्रविष्टि जो एक ही तिथि में प्रतिकूल पक्ष में लिखी जाती है उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टियाँ या विमुख या विपरीत प्रविष्टियाँ कहते हैं ना। इन्हें दर्शाने के लिए रोकड़ बही के खाता पृष्ठांकन वाले कॉलम में इन्हें प्रविष्टियों के सामने हिंदी में प्र और अंग्रेजी में सी लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे एक तरफ क्या है अपना यहाँ पे क्रेडिट है ना, एक तरफ अपना क्रेडिट है और एक तरफ अपना क्या है डेबिट है ना। तो इसको क्या करते हैं प्रति प्रविष्टि दोनों तरफ लिखते हैं और यहाँ पे है ना इन प्रविष्टियों के सामने यहाँ पे एक ही साथ लिखेंगे और इन प्रविष्टियों के सामने हिंदी में प्र लिख देंगे या इंग्लिश में क्या लिख देंगे यहाँ पे सी है ना। तो ये इस टाइप से यहाँ पे इसको लिखते हैं ना, सी या फिर यहाँ से स पे बड़ी मात्रा सी ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बैंक से राशि निकालना है, बैंक से राशि निकालने में रोकड़ में सीधी बात है, आप बैंक से पैसा निकालोगे तो आपके पैसे में क्या है या रोकड़ में क्या होगी बढ़ोतरी होगी तथा बैंक खाते से राशि भुगतान की जाती है ना। अतः रोकड़ बही में डेबिट पक्ष में है ना, अतः रोकड़ बही जो रहता है यहाँ पे उसमें डेबिट पक्ष में रोकड़ खाते में राशि लिखी जाएगी है ना, तथा विवरण कालम में बैंक से पैसा निकला है ना, किसको भुगतान पक्ष में है ना। तो यहाँ पे रोकड़ खाते को है ना, बैंक खाते से कहाँ गया यहाँ पे रोकड़ खाते को गया है ना। तो इस टाइप से यहाँ पे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे से और को का अंतर यहाँ आपको समझ में आएगा ना, इसमें से लिखे हैं इसमें को लिखे हैं है ना, ये हो गया। अब व्यापार से आया हुआ चेक है ना कुछ दिनों बाद बैंक में जमा कराना है। ऐसे प्रकरणों में जिस दिन चेक प्राप्त हुआ था उसे रोकड़ में जमा किया जाता है और तब से वो रोकड़ का एक अंश हो जाता है ना, मतलब चेक मिला, चेक को यहाँ बैंक में जमा कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये रोकड़ खाते से क्या जाएगा यहाँ पे, रोकड़ खाते से बैंक खाते में चला जाएगा ये पैसा है ना, क्योंकि चेक के माध्यम से बैंक में जमा कर दिया आप है ना। अतः उसे बैंक में जमा करने भेजेंगे तथा उस प्रविष्टि भी उसी प्रकार होगी जिस प्रकार बैंक में रकम जमा कराने पर होती है, अर्थात डेबिट पक्ष में बैंक खाते में 400 रुपये लिखे जाएंगे और विवरण खाते में रोकड़ खाते से लिखा जाएगा, मतलब रोकड़ खाते से बैंक खाते में गया है ना, उल्टा है ना। तो क्रेडिट पक्ष के विवरण वाले कॉलम में बैंक खाते को है ना, मतलब रोकड़ खाते से बैंक खाते गया इसमें यहाँ पे है ना। इससे पहले पढ़े थे तो बैंक खाते से रोकड़ खाते में गया था यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे रोकड़ खाते से बैंक खाते, क्योंकि बैंक में अपन जमा कर रहे हैं है ना। संपत्ति ह्रास क्या होता है, ह्रास के प्रबंध करने की पद्धति को वर्णन कीजिए ना। व्यापार संचालन भिन्न संपत्ति जैसे भवन, यंत्र, फर्नीचर आदि की आवश्यकता होती है तथा इस स्थिर संपत्ति के प्रयोग से इसके मूल्य में कमी होती है ना, इसमें कमी भी होती है। वास्तविक संपत्तियों का भी जीवन होता है और निश्चित जीवन काल के पश्चात उनका मूल्य क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है ना। अतः संपत्तियों का जो प्रयोग है ना करते जाएंगे उससे मूल्य में क्या होती है, कमी होती है। संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को मूल्य ह्रास कहते हैं ना। इसकी 6 पद्धतियाँ यहाँ पे प्रबंध कैसे करेंगे भाई, 6 पद्धतियाँ यहाँ पे। स्थायी कृत पद्धति यहाँ पे, इस पद्धति के अंदर संपत्ति के क्रय मूल्य का एक निश्चित भाग प्रतिवर्ष ह्रास मानकर लाभ हानि खाते में दर्शाते हैं ना। इसे क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस खाते में दर्शाएंगे। जब इस मशीन के उपयोग की अवधि पूर्ण हो जाती है उस समय व्यापारी की पुस्तकों में उस मशीन का मूल्य शून्य होगा है ना। घटते हुए शेष पद्धति, इस पद्धति के अनुसार संपत्ति के शेष बचे हुए मूल्य की एक निश्चित प्रतिशत रकम ह्रास के रूप में क्या कर दी जाएगी, यहाँ पे कम कर दी जाएगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष ह्रास की रकम क्या होती जाएगी, यहाँ पे कम होती जाएगी। वार्षिक वृद्धि पद्धति है ना, इस पद्धति के अनुसार संपत्ति की एक निश्चित दर से ब्याज पैदा करने तथा इन्वेस्टमेंट समझा जाता है और उस संपत्ति को है ना, मतलब यहाँ पे ब्याज पैदा करने है ना, इन्वेस्टमेंट रूप में समझा जाता है। यहाँ पे इस संपत्ति से उतना भाग प्रतिवर्ष कम कर दिया जाएगा यहाँ पे, और जिस संपत्ति खाते में इसे घटे हुए मूल्य से ब्याज है ना, ब्याज डेबिट करने के बाद निश्चित समय की समाप्ति पर उस संपत्ति का मूल्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ब्याज से भी आप उसको पैसा निकाल सकते हैं है ना। ह्रास फंड पद्धति, यहाँ पे लाभ हानि खाते से प्रतिवर्ष एक स्थायी रकम ह्रास के लिए कम कर दी जाएगी है ना, और उसको फंड खाते में क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं ना। इस राशि के बराबर राशि व्यापार के बाहर विनियोग कर दी जाएगी, यहाँ पे कहीं एक्स्ट्रा जगह निवेश करो। जैसे फेस्टिवल एडवांस आप निकालते हैं, फेस्टिवल एडवांस निकला यहाँ पे और कहीं आप निवेश कर देंगे उसको, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा है ना। तो ये इस टाइप से कर सकते हैं। संपत्ति की अवधि पूर्ण होने पर नई मशीन क्रय करने तो पूर्ण राशि उपलब्ध हो सके ना। बीमा पॉलिसी पद्धति, यहाँ पे इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष संपत्ति पर लगने वाले ह्रास की राशि कहीं विनियोग करने के स्थान पर किसी बीमा कंपनी से नवीन संपत्ति क्रय करने तो आवश्यक धनराशि बराबर है ना, मतलब बीमा कर दोगे संपत्ति का है ना, जो आपका जो संपत्ति है उसको बीमा कर दोगे तो आवश्यक धनराशि बराबर राशि एक बीमा पॉलिसी से ली जाती है ना। प्रतिवर्ष बीमा आंशिक जमा की जाती है ताकि संपत्ति के अनुपयोग होने पर नवीन संपत्ति क्रय की जा सके है ना। पुनः मूल्य निर्धारण पद्धति, यहाँ पे इस पद्धति के अनुसार संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष निश्चित किया जाता है यहाँ पे। अतः पुनः मूल्यांकन से जो ह्रास होता है वह लाभ हानि खाते में क्या समायोजित किया जाता है। अनिश्चित या परिवर्तनशील संपत्ति के लिए पद्धति अपनाई जाती है ना। असुद्योगकरण अंतिम खाते क्या प्रभाव पड़ता है ना, सकल लाभ और शुद्ध लाभ क्या हो जाता है, न्यूनाधिक हो जाता है। संपत्ति दायित्व भी क्या हो जाएगा, न्यूनाधिक हो जाएगा यहाँ पे। और मिश्रित प्रभाव है ना, मतलब कुछ असुद्यों का मिश्रित प्रभाव भी होता है, अर्थात सकल एवं शुद्ध लाभ के साथ साथ संपत्ति और दायित्व पर भी अपना प्रभाव डालती है। ये अशुद्धि होती है जो व्यापार और लाभ हानि खाते या चिट्ठा दोनों को प्रभावित करती है।
अंतिम स्कंद का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? अंतिम स्कंद गणना का उद्देश्य बगैर बिके माल की जानकारी प्राप्त करना है ना। जो माल बिका नहीं उसकी जानकारी प्राप्त करना है, उसका मूल्य ज्ञात करना, क्योंकि अंतिम खाते बनाते समय अंतिम रहती का मूल्य ज्ञात करना आवश्यक है ना। यदि इसका मूल्य ठीक ठाक ज्ञात न किया जाए तो सकल लाभ एवं हानि अशुद्ध निकलेगी, है ना। सकल लाभ सकल हानि अशुद्ध निकलेगी, अतः अंतिम रहती का मूल्यांकन करते समय पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। तो ये अपने को समझ में आ गया। यहाँ पे आपका वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।